हरियाणा के रोहतक में बास्केटबॉल का पोल गिरने से हुई खिलाड़ी की मौत के मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। इस मामले में जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही खेल नर्सरी को भी निलंबित कर दिया गया है। ऐसे मामलों को भविष्य में रोका जा सके, इस पर चर्चा करने के लिए 28 नवंबर को खेल मंत्री ने एक मीटिंग भी बुलाई है। बहुत दुखद घटना है और पूरे समाज को, पूरे हरियाणा प्रदेश को एक होनहार खिलाड़ी हमारे बीच से चला गया और हमारे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इस बात का आघात है और बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसमें अभी हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड और वहाँ की जो खेल नर्सरी, जिस कोच के नियंत्रण में खेल नर्सरी चल रही थी, पंचायत के अंडर चल रही थी, उस खेल नर्सरी को निलंबित कर दिया है और आगे उच्च स्तरीय जांच करा के इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे जिससे कोई हमारा होनहार खिलाड़ी जाए दुनिया से। और हमारी सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि बेहतरीन सुविधाएं खिलाड़ी को दी जाएं। आपको बता दें कि रोहतक के लाखन माजरा गांव में प्रैक्टिस करते हुए नेशनल लेवल के खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई थी और यह मौत उस वक्त हुई जब वह प्रैक्टिस करते हुए पोल के हुक में बॉल डालने लगा तो पोल उसके सीने पर आ गिरा, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। कुलवीर दीवान, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। कोटपुतली में लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर हैं, उनका महिमा मंडल करना एक 3 दुकानदारों को भारी पड़ गया, जिसको लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया है और साथ में वहीं से 35 जो जैकेट हैं वो जब्त की हैं। पुलिस ने बताया है कि कल शाम को जो गश्ती दल था वो बिल्कुल बाजार में घूम रहा था, उसी दौरान पता लगा कि एक दुकान पे भारी भीड़ पड़ रही है, तो उसको चेक किया गया तो वहाँ पे 3 दुकानदार थे, वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जो जैकेट बेच रहे थे, वहाँ से मौके से करीब 35 जैकेट जब्त किए और साथ में जो 3 जो दुकानदार थे उनको गिरफ्तार किया है। कोटपुतली भैरोट जिला एसपी जो देवेंद्र बिश्नोई है, उनका साफ कहना है कि पुलिस ने पहले भी इस तरह की कार्रवाई की है और जो जिस तरीके से जो अपराधी और जो बदमाशों का महिमा मंडल करेंगे उनके खिलाफ लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये कल शाम को जब पुलिस गश्ती दल मार्केट में गया हुआ था, तब उन्होंने देखा एक जो भीड़ सी लगी हुई है। वहाँ जाके पड़ताल की तो पता चला कि 3 व्यक्तियों द्वारा एक जैकेट का बेचान किया जा रहा है, जिसपे लॉरेंस नाम इंग्लिश में लिखा हुआ था। पूछताछ की पता चला से 35 जैकेट उनके पास में थे, जैकेट को भी जब्त किया गया है और 548 नंबर मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ अनुसंधान जारी है और उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि वो कोई दिल्ली से जैकेट लाना उन्होंने बताया। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी इसमें यही निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के अपराध तत्वों में महिमा मंडन करता हो या उनके गुणगान करता हो या उनसे संबंधित ऐसी किसी चीज के बारे में कोई प्रचार प्रसार करता है, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाए। अमित यादव, कोटपुतली। बागपत में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मदरसों बंद होने चाहिए और मदरसों की चेकिंग भी होनी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से साफ तौर पर बताया है कि जो ये मदरसे हैं इनका ताल्लुक सीधा सीधा आतंकवाद से, यानी उन्होंने बताया कि जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसके जो मास्टरमाइंड है वो उन्होंने मदरसों में तालीम ली है। यानी साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि जो देश का एक संविधान है तो कहीं ना कहीं एक ही शिक्षा का स्तर भी होना चाहिए, जिसको लेकर सरकार से मांग करी है और जो मदरसे हैं उनको पूर्ण बंद होने की मांग भी रखी है। और बल्कि मैं तो बार बार मांग कर रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कि देश के अंदर मदरसे और मस्जिदें इनकी तलाशी करिए, क्योंकि इनके भी आतंकियों से तार जुड़े हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच करिए और मदरसों की भैया जरूरत क्या है, जिसको लेकर अब जो विपक्ष है या राजनीति क्षेत्र में हलचल देखी जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस पर कब और कितना बड़ा एक्शन लेगी, ये वक्त बताएगा। कैमरा सीयू के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत, उत्तर प्रदेश। मेयो कॉलेज
पूरे देश में एक ऐसा कॉलेज कहा जा सकता है जहाँ पर आप आते हैं तो अंदर आपको म्यूज़ियम भी देखने को मिलता है। एक ऐसा म्यूज़ियम जहाँ पर सिर्फ देश नहीं बल्कि विदेश की कई ऐसी कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेगी जो कि धीरे धीरे इस संग्रहालय में बढ़ती ही जा रही है। क्या इसका इतिहास है, कैसे ये संग्रहालय बना, किसने बनवाया, इसको बात करने के लिए डॉक्टर कनिका हमारे साथ में है जो इस म्यूज़ियम को यहाँ पर देखती है। डॉक्टर कनिका जी, क्या खास है इस म्यूज़ियम में जो बच्चों को आप यहाँ पर सिखा पाते हैं? हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे म्यूज़ियम एग्जिबिट्स को लेके इनके जो क्लासेस के लेसन्स होते हैं तो उसी को सपोर्ट करने के लिए करिकुलम बेस्ड लर्निंग होती है। तो क्लासेस 4 से 8 के स्टूडेंट्स हमारे पास कंपल्सरी ये लेसन्स करते हैं। तो हर सब्जेक्ट के लर्निंग जैसे लेसन्स होंगे, जो टॉपिक्स पढ़ते हैं वो बुक्स में, सेम उसी की हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम उनको सिखाते हैं। तो वर्कशीट्स होती है एंड हमारे लिए वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है। तो हमारी बुकलेट्स बनी हुई है जिसमें प्री डिज़ाइंड एक्टिविटीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हैं म्यूज़ियम में जो रखी गई है जो बताती है कि देश को आज़ाद होने से पहले किस तरह से जो लोग था उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता था और आज़ाद होने के बाद में क्या बदलाव आए, वो सारा हिस्ट्री धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ी, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे खास ये तस्वीर बताती है कि सबसे पहले स्टूडेंट जो कि महाराजा मंगल सिंह अलवर से यहाँ पर आए थे और जो स्टोरी इनके बारे में बताई जाती है, कई हाथी घोड़ों के लवाजमे के साथ में यहाँ पर एक स्टूडेंट के रूप में पहुँचे थे, पढ़ने के लिए पहुँचे थे। जहाँ पीछे अगर देखा जाए तो लग रहा था पूरी सेना के साथ में यहाँ पर आ गए हैं और फिर उन्होंने अंदर एंटर किया। और इसी तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी यहाँ पर टीचर्स, फैकल्टी हैं जो कि उस समय से यहाँ पर पढ़ाती आ रही थी और उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर कई चीज़ों में बदलाव हुआ और आज देश में कहा जा सकता है कि एक अपने आप में अनोखा कॉलेज ऐसा बन गया है जिसमें संग्रहालय भी है और साथ में पढ़ाने का एक जो अंदाज है वो भी सबसे हटकर नज़र आता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बॉलीवुड सेलिब्रिटी से नज़दीक रहने वाले ओरी को आज घाटकोपर यूनिट एंटी नारकोटिक सेल ने बुलाया है, जहां पर आज ओरी घाटकोपर के एंटी नारकोटिक सेल पहुंचे हुए हैं और जहां पर 252 करोड़ के ड्रग्स के मामले में ओरी से पूछताछ होगी। इससे पहले भी कल सिद्धांत कपूर को नारकोटिक सेल में बुलाया गया था, जहाँ पर करीब 6 घंटे की उनसे पूछताछ की गई, उसके बाद उनको छोड़ा गया। यह मामला 252 करोड़ के ड्रग्स का है। ड्रग्स का मामला जो दुबई में सलीम शेख का नाम का ड्रग्स पेडलर था जिसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद ड्रग्स पेडलर सलीम शेख ने इन सभी का नाम जाहिर किया था, जिसके बाद एंटी नारकोटिक सेल ने सभी को नोटिस जारी कर यहाँ पर बुलाया था और सबसे पूछताछ जारी है। और ही अभी एंटी नारकोटिक सेल पहुँच चुके हैं, जहाँ पर एंटी नारकोटिक के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद किन किन सेलेब्स का नाम इस 252 करोड़ के ड्रग्स से जुड़ता है, इसकी भी जांच अब एंटी नारकोटिक सेल करेगी, क्योंकि इस 252 करोड़ के ड्रग्स से जितने भी जुड़े हुए लोग का नाम है उनको नारकोटिक सेल की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। एक एक करके सभी को नारकोटिक सेल की तरफ बुलाया जा रहा है। धामी कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में वन्य जीवों के संघर्ष का जो मामला है उसको लेकर के एक बड़ा निर्णय हुआ जो पिछले काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। वन्य जीव संघर्ष में मारे गए लोगों के आश्रितों के लिए अब मुआवजे की धनराशि 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। काफ़ी दिनों से इसकी मांग चली आ रही थी और पिछले 1 साल में उत्तराखंड में 43 लोगों की जान जा चुकी है जंगली जानवरों के शिकार के वक्त जंगली जानवरों के हमले में। दूसरा, अभियोजन विभाग में 86 से ज़्यादा पद सृजित करने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है ताकि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे वादों की ठीक से पैरवी हो सके और इसके साथ ही जो एक केस की जो केस स्टडी होती है उसको मजबूती के साथ अध्ययन के साथ अदालतों में पेंडिंग मुकदमों को लड़ा जा सके। इसके अलावा जो एक ऊर्जा विभाग का प्रतिवेदन रिपोर्ट है विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति भी कैबिनेट ने दी है और श्रम विभाग में महिलाओं को जितने भी एक कानून है तो कानून में संशोधन करते हुए महिलाओं को रात की शिफ्ट में भी काम करने की छूट दे दी गई है, लेकिन इसके लिए 2 शर्त रखी गई है। एक तो महिलाएं सहमत हो और दूसरा जिस प्रतिष्ठान में महिलाएं काम करती है उन महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी प्रतिष्ठान की होगी। तो इसी के साथ ही देहरादून में मेट्रो नियो के लिए भी कुछ सुझावों के साथ ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है कि इसके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस ड्राफ्ट में जितने भी सुझाव आए हैं उनको शामिल किया जाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी घर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। पटना के 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का आदेश भवन निर्माण विभाग के द्वारा दिया गया है। तो वहीं उनके बड़े बेटे और पूर्व विधायक तेज प्रताप यादव को भी उनका घर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। देखिए, एक तरफ ये आदेश जो है वो भवन निर्माण विभाग के द्वारा दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर कहा कि घर से तो निकाल दोगे, जनता के दिल से कैसे निकालोगे। देखिए, ये वाकया उस वक्त हुआ है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और तमाम लोगों को नए घर जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अब इसी क्रम में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी जो हैं उनको नया घर जो है वो दे दिया गया है। वहीं तेज प्रताप यादव अब किसी भी सदन के नेता नहीं है, लिहाजा उनको घर खाली करने का आदेश PWD के द्वारा दे दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ स्टेट, यूपी यूके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान भरने के लिए तैयार है। पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। एविएशन सर्विस टीम द्वारा यहाँ पर सर्वे किया गया। 2 दिन तक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर लगातार चेक किया गया और इस चेक को लेकर अब जो टीम है वो DGCA को अपनी रिपोर्ट देगी। CISF की तैनाती की बात करें या एयरपोर्ट पर एंट्री की बात की जाए, जो टैक्सी एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होंगी उनकी सिक्योरिटी किस तरीके से होगी, तमाम सुरक्षा में लगे उपकरण और CISF की जाँच करने के बाद अब रिपोर्ट DGCA को दी जाएगी और DGCA एयरड्रोम लाइसेंस देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 27 तारीख को यानी कल नोएडा पहुंचेंगे और नोएडा पहुंचकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की समीक्षा करेंगे निर्माण कार्यों को लेकर, क्योंकि नवंबर में 15 नवंबर के आसपास एयरपोर्ट का उद्घाटन करने की जो तैयारी है वो काफ़ी तेज हो गई हैं। जैसे ही DGCA से एयरड्रोम लाइसेंस मिलेगा उसके बाद उद्घाटन की तारीख क्लियर हो जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम इक्विपमेंट जो भी लगाए गए उनको पूरी तरीके से जाँच पर रख लिया गया है। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों को यात्री के तौर पर रनवे तक ले जाकर भी परखा गया है कि किस तरीके की सिक्योरिटी यहाँ पर है, किस तरीके के उपकरण लगाए गए। तमाम उपकरण और एयरपोर्ट पर लगी सुरक्षा की जांच भी अब पूरी हो चुकी है। तो माना जा रहा है कल मुख्यमंत्री जब निरीक्षण करेंगे उसके बाद उद्घाटन की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। देर रात पड़ुआ थाना इलाके में दुखद हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की दुखद मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें, ये सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, जिसके बाद इनकी कार अनियंत्रित होकर शारदा नदी में गिर गई और जिसमें डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कार को भी बाहर निकाल लिया गया है। इस दुखद हादसे पर भी CM योगी ने भी दुख जताया है और मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की है और घायल की समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। फिलहाल अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन आनंद तिवारी के साथ मैं प्रभाकर शर्मा, न्यूज़ स्टेट। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां हादसे के दौरान 14 यात्री घायल हो गए। जहां बताया जा रहा है डबल डेकर बस के अंदर लगभग 60 यात्री सवार थे, जो ओवरलोडेड बस बताई जा रही थी। बस के ऊपर डबल डेकर बस में सामान रखा हुआ था। बस बीच सड़क पर पलट गई और सामान भी सड़क पर बिखर गया। लगातार परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग लगातार चेकिंग अभियान चलाता है, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई करता है, लेकिन ऐसे वाहन ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग को नोएडा में दिखाई नहीं दिए और यमुना एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है दिल्ली से बनारस यह बस जा रही थी, लेकिन हादसे के वक्त बस में यात्रियों की चीख पुकार मचती हुई नजर आई। बताया जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड होकर बस अनियंत्रण होकर पलटी, जिसके बाद चालक और जो परिचालक थे मौके से फरार हो गए। हालांकि इस मामले में दनकौर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां बताया जा रहा है यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे के दौरान सभी ट्रैफिक विभाग, थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बस की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा बस का परमिट था या किस तरीके से बस दिल्ली से बनारस जा रही थी। ग्रेटर से तरुण मराना, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड की धामी सरकार
फिलहाल पूरे प्रदेश में एक्टिव नज़र आ रही है और धामी सरकार द्वारा जो है जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, अवैध मज़ार बने हुए हैं, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। और आज उसी को लेकर कलियर में, हम फिलहाल कलियर में खड़े हैं और यहाँ पर कलियर में जो है एक प्रशासनिक टीम ने आकर एक अवैध मज़ार को यहाँ पर ध्वस्त करा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पहले इस मज़ार के लिए जो नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस की अवधि पूरी होने के बावजूद भी जब इस मज़ार को नहीं हटाया गया तो आज जॉइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार के साथ साथ पूरी टीम यहां पर पहुंची और इस मज़ार को यहां आकर ध्वस्त करा है। आपको बता दें कि इस तरह की कार्रवाई पूरे प्रदेश में धामी सरकार द्वारा चलाई जा रही है और आगे भी चलती रहेगी। हज़ारों एकड़ ज़मीन को यहाँ पर मुक्त करा गया, सरकारी ज़मीन को मुक्त कराया गया है, तो उसी को लेकर आज इस तरह की ये कार्रवाई रुड़की के कलियर में देखने को मिली है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी और इस जमीन को जो है स्वास्थ्य विभाग को आवंटित कर दिया गया है। ये हमने सीलिंग का भूमि था, वो सरकार ने अभी स्वास्थ्य विभाग को आवंटित वाला भूमि में मज़ार का निर्माण हो चुका था, उसमें हमने पेपर के तौर पे उनको पूरा टाइम देते हुए कोर्ट का गाइडलाइंस के अनुसार अपने आप हटाने के लिए भी नोटिस पीरियड ख़त्म होने के बाद आज डेट तय करके पुलिस और प्रशासन ने उसको हटाते हुए और मार्किंग करके स्वास्थ्य विभाग को भी आवंटित करने की कार्रवाई की। रुड़की से न्यूज़ स्टेट के लिए अली मेहदी। साइबर अपराधियों के खिलाफ नोएडा पुलिस कमिश्नर के आदेश पर लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले अगर 2 साल के आंकड़ों की बात की जाए तो नोएडा पुलिस द्वारा 44,000 से ज़्यादा नंबर बंद कराए गए। ये तमाम नंबर साइबर फ्रॉड में प्रयोग किए जा रहे थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 51 करोड़ रुपए जो साइबर ठगी की गई थी उनको अलग अलग बैंक खातों में फ्रीज कराया और 31 करोड़ रुपए तमाम जो पीड़ित हैं उनके खातों में वापस पुलिस द्वारा कराए गए और इस 2 साल में 2000 से ज़्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भी भेजा गया है। फिलहाल नोएडा पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी लोग साइबर ठगी के पीड़ित हैं उनका तुरंत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही जागरूकता अभियान के तहत अब तक 10 लाख से ज़्यादा छात्रों को जागरूक अभियान के साथ जोड़ा गया है और RWA या अलग अलग सेक्टर्स में रहने वाले लोग, समाज सेवी संगठन के लोग, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन करने के साथ साथ ऑनलाइन सेमिनार भी किए गए और देश के बड़े जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनके साथ भी मीटिंग कर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम पर साइबर ठग लगातार लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा इन तमाम मामलों को गंभीरता से लेते हुए नोएडा पुलिस अब साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन को अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में निशानदेही के लिए NIA कभी भी ला सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल से जब NIA ने पूछताछ की और 4 घंटे की पूछताछ 24 नवंबर को जब डॉक्टर मुजम्मिल के साथ की गई तो डॉक्टर मुजम्मिल को इन्हीं जगह पर, इसी गांव के अंदर में लाया गया जो फिरोजपुर तका और धौज गांव है, जिनकी दूरी दोनों की लगभग 2 से 3 किलोमीटर की बताई जाती है। हालांकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में कभी भी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन को लाया जा सकता है और एक साक्ष्य यहाँ से जुटाने का पूरा प्रयास NIA करती हुई नजर आएगी। क्योंकि NIA को शक है कि जो डॉक्टर शाहीन है उसके द्वारा किन किन लोगों से यहाँ पे संपर्क किया गया उनकी भी तलाश की जा रही है। साथ ही साथ जो डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर नबी हैं उनकी अगर बात की जाए तो डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल की पहले से जान पहचान थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी हॉस्पिटल में दोनों एक साथ काम किया करते थे, लेकिन दोनों का नेटवर्क किसी भी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। जब डॉक्टर आदिल सहारनपुर के अंदर आ गया तब भी लगातार डॉक्टर आदिल की बातचीत डॉक्टर उमर के साथ होती रहती थी और डॉक्टर उमर के पास डॉक्टर आदिल अक्सर इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में आता था और हॉस्टल में रुकता था। डॉक्टर शाहीन के बाद जो जिम्मा था उसकी भी पूरा जो प्लान तैयार होता था वो डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 से होता था। हालांकि कमरा नंबर 4 से जो एक सूटकेस मिला है जिसको लेकर डॉक्टर मुजम्मिल ने तमाम खुलासे NIA के सामने किए हैं। 4 घंटे की पूछताछ में बताया गया है कि डॉक्टर उमर का एक सीक्रेट सूटकेस है जिसके अंदर में विस्फोट बनाने की जो पूरी सामग्री है, यंत्र हैं, साथ ही साथ कैसे बम तैयार किया जाता है, वो उस सीक्रेट सूटकेस के अंदर की बातचीत सारी डॉक्टर मुजम्मिल ने बता दी है। मुस्लिम इलाका माना जाता है फिरोजपुर तका गांव, जहां पर किसी भी प्रकार से बिना कागज़ के कमरे किराए पर मिल जाते हैं।
और यही सबसे बड़ी जानकारी थी जो डॉक्टर मुजम्मिल ने एनआईए को 4 घंटे की पूछताछ में 24 नवंबर को दी है। देखना ये होगा जब अब डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में लाया जाएगा, जैसा सूत्र बता रहे हैं, तो फिर क्या कुछ निकल के आगे सामने आता है। 24 नवंबर को रात में एनआईए डॉक्टर मुजम्मिल को इसी जगह पर लेकर आई। ये फतेहपुर तगा का वो गांव है जहां पर ये मकान, जो ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 2300 रुपये के किराए पर मौलाना इश्तियार से डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था, जहां से 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। ये वही कमरा है जहां पर 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। एनआईए की टीम देर रात यहां पहुंची थी 24 नवंबर को। पहुंचने के बाद लगातार डॉक्टर मुजम्मिल से एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी की गई, क्योंकि इस मकान के अंदर में एक चूल्हा भी है, चूल्हे के साथ साथ हीटर रखा हुआ है, एक बेड भी यहाँ पर इस कमरे के अंदर में, जो पीछे की साइड में कमरा है, 2 कमरों के बाद वहाँ पर है। तो डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ की गई कि आप यहाँ कौन कौन लोग आते थे, कितनी कितनी देर यहाँ बैठते थे, क्या क्या चर्चा चलती थी, तमाम तरह के सवाल एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल पर दागे हैं। ये वो घर है, आप देख सकते हैं, जो 2300 रुपये किराए पर लिया गया था तस्वीरों में। और ठीक आपको एक खेत नज़र आ रहा होगा, ये खेत से बिल्कुल लगा हुआ है। हालांकि इसके अंदर कोई ऐसी लग्जरी चीज़ें नहीं है जहाँ पर किराए पर डॉक्टर मुजम्मिल रहता। हालांकि डॉक्टर शाहीन की अगर बात की जाए तो अब डॉक्टर शाहीन को भी एनआईए यहाँ पर ला सकती है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन भी अक्सर इस गाँव के अंदर में आया करती थी, क्योंकि डॉक्टर शाहीन जो यहाँ पर गांव वाले हैं उनके चेकअप के लिए आती थी, कैंप लगाए जाते थे। लगातार डॉक्टर शाहीन को बहुत से लोग इस गांव के जानते भी हैं। हालांकि डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ के लोगों ने कभी, आसपास के जो मोहल्ले वाले उन्होंने आता जाता नहीं देखा है, लेकिन देर रात में जब एनआईए यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर पहुँची थी तो एक एक चीज़ की निशानदेही कराई गई है। हालांकि एनआईए लगातार जाँच कर रही है, क्या क्या जानकारी निकल कर सामने आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल एनआईए ने जो यहाँ से निशानदेही कराई है, अब वो निशानदेही डॉक्टर शाहीन के साथ भी कराई जा सकती है, और सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन के साथ साथ डॉक्टर आदिल को भी लाया जा सकता है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है, जहां 7वें आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। देखिए, ये मेरे पीछे अल-फलाह यूनिवर्सिटी है और इसी का लिंक जो है लगातार दिल्ली ब्लास्ट से मिलता हुआ, सामने आता हुआ नजर आ रहा है। चाहे हम डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन की बात कर लें, डॉक्टर उमर की बात कर लें, सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते थे, यहाँ पर रहते थे, नौकरी करते थे। अब जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम शोएब बताया जा रहा है, जो कि धौज गाँव का ही है, जहाँ पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी है। शोएब जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम करता था, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि शोएब ने लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराई थी आतंकी डॉक्टर उमर को। दिल्ली ब्लास्ट के एंड पहले, यानी दिल्ली ब्लास्ट के कुछ दिन पहले ही लगातार जो है शोएब ने अपने घर में जो है वो पनाह दी थी आतंकी डॉक्टर उमर को। इसके साथ साथ उसको तमाम वो चीज़ें, ज़रूरत के सामान जो है वो भी मुहैया कराए थे। चाहे हम गाड़ी की बात कर ले, मोबाइल फ़ोन, सिम कार्ड, ये तमाम चीज़ें जो हैं, खाना पीना रहना, ये शोएब ने जो है वो करवाए थे प्रोवाइड डॉक्टर उमर को। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि ब्लास्ट के कुछ दिन पहले डॉक्टर उमर जो है वो शोएब के भाभी के घर पर भी रुका था, ऐसा भी हमारे सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं। तो ये मेरे पीछे आप अल-फलाह यूनिवर्सिटी देख रहे हैं और इसी यूनिवर्सिटी से लगातार जो हैं वो कनेक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी जो है एनआईए की, दिल्ली पुलिस की, फरीदाबाद पुलिस की, इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार टीमें जो हैं वो आती जाती रही हैं और जांच पड़ताल अभी भी इस वक्त भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त 7वें आरोपी को एनआईए की टीम ने एक्शन लेते हुए गिरफ्तार किया है और एनआईए की टीम को शक है कि ये जो टेरर मॉड्यूल है ये बहुत बड़े लेवल पर फैला हो सकता है और कई और गिरफ्तारियां जो हैं वो आसपास के इलाकों से की जा सकती हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार कानपुर में जांच पड़ताल कर रही हैं। इसी दौरान बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन को कानपुर लेकर के आया जा सकता है और उसे तमाम स्थानों पर ले जाकर के उससे पूछताछ होगी और उसके तमाम मददगारों को सामने बैठा करके उससे पूछताछ की जाएगी। ऐसे में उसके कानपुर लाने से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने कानपुर से 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि ये संदिग्ध फरार होने वाले थे। इसके पहले सुरक्षा एजेंसियों ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इन 5 लोगों को डॉक्टर शाहीन से आमना सामना कराया जाएगा, जिसमें से एक बड़ा कारोबारी भी बताया जा रहा है। दरअसल डॉक्टर शाहीन का GSVM मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक था और वह कानपुर में रह करके
यहाँ पर पढ़ाने का काम करती थी। कई सालों उसने जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया था और बाद में वे संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ से लापता हो गई थी। इसके बाद उसे जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त भी किया गया। अब जब दिल्ली ब्लास्ट केस में उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां उसका लगातार कानपुर कनेक्शन खंगाल रही है। माना जाता है कि बर्खास्तगी के बाद भी डॉक्टर शाहीन का कानपुर में आना जाना था, तमाम लोगों से ताल्लुक थे। वीडियो जनता से फर्स्ट तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। दिल्ली ब्लास्ट केस का कानपुर कनेक्शन लगातार गहराता जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 3 एनजीओ का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए किया गया था। इन तीनों एनजीओ का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इनके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल निकलवा रही हैं, जिनका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। दरअसल कहा जा रहा है कि इन 3 में से 2 एनजीओ में करोड़ों का लेन देन किया गया है, जो सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। इनकी जांच लगातार की जा रही है। डॉक्टर शाहीन का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार कानपुर में जांच पड़ताल कर रही थी। अब टेरर फंडिंग के लिए इन एनजीओ का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद ये आशंका और गहरा गई है कि डॉक्टर शाहीन के जो मददगार हैं वो कानपुर में रहते थे और लगातार उसकी टेरर एक्टिविटीज के लिए मदद भी कर रहे थे। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।